very cheerful greetings to all my dear Scalites. Today we'll be continuing the same chapter of history as that is the first chapter, that is when, where, why and how. So before proceeding the chapter, let us revise what we have done in the previous lecture. Okay, in the previous class the topics which were being covered will be revised first. Okay, so now as the name suggests, when, where, why and how. When मतलब कब, where when मतलब yes, where मतलब कहाँ, why क्यों, how कैसे. मतलब इसके अंदर जो है बेसिकली मिडिवल टाइम में, मिडिवल पीरियड में इंडिया में कौन कौन से चेंजेस आए, किस तरह से आए, क्यों आए, वो सारी चीज़ें यू विल बी स्टडिंग इन डिटेल. सम ऑफ द टॉपिक्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. यस, सो बेसिकली टू रिवाइज दोज टॉपिक्स, उसमें सिर्फ मैं शॉर्ट में आपको इतना ही बताऊंगी कि इसके अंदर क्या था कि मैंने आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स बताई थी और उससे रिलेटेड लाइक आर्चीव्स, जो रिकॉर्ड रूम्स या ऑफिशियल रिकॉर्ड रूम्स या गवर्नमेंट के रिकॉर्ड रूम जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रखे जाते थे. इस तरह से बहुत सारे थे, इजंट इट. और दूसरी बात क्या थी कि फिर उसके बाद जेम्स मिल आए, फिर लॉर्ड वॉरेन लास्ट वाइसरॉय जो थे वो आए इंडिया के. और फिर कैसे ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने किस तरह से इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया. उन्होंने कैसे किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. उन्होंने इसलिए इस पीरियड मतलब हिस्ट्री को इस तरह से इसलिए किया क्योंकि जो बेसिकली इस टाइम पर जो चेंजेस आए थे वो सिर्फ रिलीजियस बेसिस पर थे. और बेसिकली उस टाइम पे जो मोस्ट रिलीजियस या इम्पोर्टेंट रिलीजन्स थे वो थे हिंदू और मुस्लिम्स. और उसके बाद सीधा ब्रिटिशर्स आ गए हमारे ऊपर, हमारी कंट्री पर रूल करने के लिए. ओके, सो नाउ लेट अस प्रोसीड. नाउ यस, कि जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ब्रिटिश क्लासिफिकेशन के अलावा भी एक इंडियन क्लासिफिकेशन हुआ था जो हिस्टोरियंस ने किया था, हमारी इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया था. और मैंने आप लोगों को बताया था कि वो कौन सा था, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न. तो अभी हम जो 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, वील बी स्टडिंग थ्रू आउट द सेशन, वील बी स्टडिंग द मिडिवल पीरियड. ओके, सो यहाँ पर जो डिविज़न था वो उसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी थी. क्यों क्रिएट करी थी, इसलिए क्रिएट करी थी क्योंकि ये वाला जो पीरियडाइजेशन था बेसिकली कहाँ से बोरो किया गया था, वेस्टर्न साइड से बोरो किया गया था. और आपको पता है कि वेस्टर्न साइड में किस तरह का पीरियड चल रहा था, क्योंकि वहाँ पर जो है ना मॉडर्न ग्रोथ हो रहा था. और मॉडर्न ग्रोथ किस तरह से हो रहा था, मॉडर्न पीरियड आप कह सकते हो जिसमें जो मॉडर्निटी का जो ग्रोथ था वो किस फॉर्मेशन में था, साइंस की ग्रोथ हो रही थी, टेक्नोलॉजी की ग्रोथ हो रही थी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा था. यस, सो सच साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, सब कुछ. लेकिन जो मिडिवल टर्म जो है वो बेसिकली कौन सी चीज़ों को डिस्क्राइब करती है, इन्हीं सब फीचर्स को डिस्क्राइब करती है, मॉडर्निटी को डिस्क्राइब करती है, जो मॉडर्न सोसाइटी को डिस्क्राइब करती है. लेकिन इंडिया में किसी तरह की भी मॉडर्न सोसाइटी नहीं थी, कोई भी मॉडर्न फीचर्स ही नहीं थे. इसीलिए इसमें इस वाले पीरियडाइजेशन में या डिवीजन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही थी. Now, but the feature of modern period were not visible in India due to British rule. और basically reason क्या था, क्योंकि ब्रिटिश रूल यहाँ पे चल रहा था. तो ब्रिटिशर्स अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस इंडिया को नहीं देना चाहते थे, वो अपनी कंट्रीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे. Many historians therefore refer to this period as colonial period. तो बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसे भी थे जिन्होंने इस पीरियड को क्या नेम दिया, कॉलोनियल पीरियड. कॉलोनियल मतलब जिस टाइम पे कॉलोनीज रूल कर रही थी हमारी कंट्री को. और बेसिकली कौन सी कॉलोनी रूल कर रही थी, द ईस्ट इंडिया कंपनी और द ब्रिटिशर्स वर रूलिंग आवर कंट्री. सो द ब्रिटिश एस्टैब्लिश देयर कंट्रोल ओवर इंडिया एंड मेड इट अ कॉलोनी. कॉलोनाइजेशन इज द टर्म दैट रेफर्स टू अ प्रोसेस इन विच वन कंट्री सब्जुगेट अनदर. ये मैंने आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दिया था कि उस टाइम पर बेसिकली
किसने कंट्रोल कर रखा था? ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल कर रखा था। और कॉलोनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि वो प्रोसेस जब एक कंट्री को सब्जुगेट करता है दूसरी कंट्री, मतलब किस फॉर्म में सब्जुगेट, मतलब टू टेक द कंट्रोल, ओके। और किस फॉर्मेशन में? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल ऑल्सो। So historians use different sources in writing about the last 250 years of Indian history. One important source is the official record of the British administration. The British believed that the act of writing was important. Easy instructions, plan, policy, etc. had to be clearly written up. So basically historians के लिए जो सबसे important जो source था वो क्या था? जो रिटन रिकॉर्ड था। और ब्रिटिशर्स क्या सोचते थे? वो यही चीज़ सोचते थे कि द आर्ट ऑफ राइटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए क्या है कि सिर्फ लिख कर छोड़ना ही नहीं है, उन डॉक्यूमेंट को प्रॉपर्ली प्रिजर्व भी करना है। इसीलिए उन्होंने क्या बनाए थे? ऑफिशियल रिकॉर्ड रूम्स बनाए थे, जिसका नेम उन्होंने क्या दिया था? आर्चीव्स, ओके। सो the British also felt that all important documents and letters need to be carefully preserved, so they set up record rooms attached to all administrative institutions, specialized institutions like archives. Yes, as I have told you. तो उन्होंने बेसिकली इस चीज़ के लिए प्रॉपरली रूम्स बनाए, जिसको उन्होंने रिकॉर्ड रूम्स का। और बेसिकली ये रिकॉर्ड रूम्स कहाँ पर थे? हर एक ऑफिशियल इंस्टीट्यूशंस के पास थे, हर एक गवर्नमेंट ऑफिस के साथ अटैच किए गए थे, क्योंकि हर एक कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड होता था उसकी मल्टीपल कॉपीज़ निकाली जाती थी और हर एक गवर्नमेंट ऑफिस में भेजी जाती थी। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकेम कॉमन under the colonial administration. By the early 19th century, detailed survey were being carried out to map the entire country. अब क्या हुआ? क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ब्रिटिशर्स इम्पोर्टेंस देते थे रिटन वर्क को, डॉक्यूमेंटेशन को, उसी तरह वो किस चीज़ को भी इम्पोर्टेंस देते थे? सर्वेइंग को। वो ये कहते थे कि पूरी तरीके से उसकी मतलब किसी भी एरिया का सर्वे किया जाए, उसके बारे में सारी मेजरमेंट, सारा कुछ, सारी नॉलेज गेन करी जाए। एक छोटी से छोटा पॉइंट भी आना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि अर्ली 19 जैसे 19th सेंचुरी स्टार्ट हो रही थी, एकदम स्टार्टिंग में उन्होंने डिटेल सर्वे पूरी कंट्री का कराया। किस वजह से कराया? इसलिए ताकि उसका कंट्री का, इंडिया का मैप बनाया जा सके। सो इन विलेजेस रेवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड फ्रॉम द एंड of the 19th century. Census operation were held at the interval of every 10 years. अब villages में किस तरह का सर्वे किया गया? रेवेन्यू सर्वे। रेवेन्यू क्या होता है? टैक्स। जितना भी टैक्स कलेक्शन कहाँ से कितना आ रहा है, कौन सी लैंड से कितना आ रहा है, किस परसेंटेज के अकॉर्डिंग आ रहा है, हर छोटी से छोटी चीज़ का सर्वे किया गया था। फिर 19th सेंचुरी जब तक एंड हुई तो तब तक क्या हो गया था? उन्होंने एक वो बना लिया था कि मतलब एक टाइम पीरियड कर लिया था कि एवरी 10 ईयर्स के बाद सेंसस ऑपरेशन मतलब सर्वेइंग होगा। इट प्रिपेयर्ड ऑल द डिटेल रिकॉर्ड्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन ऑल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, नोटिंग इंफॉर्मेशन ऑन कास्ट। इससे क्या था कि सेंसस मतलब नंबर ऑफ पॉपुलेशन की नॉलेज होनी चाहिए। तो उससे क्या था कि उनके पास प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो गया था, वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में उन्होंने सारे रिकॉर्ड बना लिए थे कि कहाँ पर कितने लोग प्रेजेंट हैं, कौन से प्रोविंस में, कौन से पर्टिकुलर एरिया में, कौन से पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, कौन से पर्टिकुलर स्टेट में क्या पॉपुलेशन कितनी है, कौन से कास्ट को कितने लोग बिलोंग करते हैं, कौन से रिलीजन को कितने लोग बिलोंग करते हैं और कौन से ऑक्यूपेशन को कितने लोग बिलोंग करते हैं। सो ऑल दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड। दीज रिकॉर्ड्स do not always help us understand what other people in the country felt and what really behind their action. लेकिन एक जो नेगेटिविटी थी या नेगेटिव पॉइंट जो था इससे रिलेटेड रिकॉर्ड रूम्स या रिकॉर्ड से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म था उसके अंदर एक ड्रॉबैक था। इस रिकॉर्ड से हम ये नहीं समझ सकते हैं कि जो लोग हैं कंट्री में वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं और उनका एक्शन किस वजह से हो रहा था। To know about these things, we have diaries of people, account of pilgrims and travelers, autobiographies of important personalities, etc. इन चीज़ों को समझने के लिए जो छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें हैं उनको समझने के लिए हमारे पास किस तरह के रिकॉर्ड्स हैं
जो जैसे लोग डायरीज लिखते हैं या ऑटोबायोग्राफीज लिखते हैं, या जो पिलग्रिम्स होते हैं वहाँ पर जो अकाउंट्स होते हैं, पिलग्रिम्स मतलब तीर्थ स्थान, और जो ट्रैवलर्स की जो ऑटोबायोग्राफीज होती है, वो सारी चीज़ें इन सब चीज़ों में हमें हेल्प करती हैं. सो ऑल दीज सोर्सेज वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट. और बेसिकली ये वाले सोर्सेज किसने प्रोवाइड करे हमें? जो एजुकेटेड लोग थे. From these we will not be able to understand how history was experienced and lived by the tribals and peasants, the workers in the mines or the poor in the street. और जितने भी रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उनसे हम किस चीज़ को नहीं पता लगा सकते? उन चीज़ों को नहीं पता लगा सकते कि जो लोग ट्राइबल पीपल थे, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जो नोमैडिक पीपल थे, या जो लोग माइंस में काम करते थे, या जो लोग बहुत ज़्यादा पुअर थे, उनकी लाइफ के बारे में हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है. या जो लोग बिल्कुल स्ट्रीट पर रहते थे. सो बाय दिस we have come to an end of this chapter. So what you people have to do, I will be providing you the notes, the question answers. You have to copy down in the format which I am telling you here. So you have to follow this format. You have to note down or write down the date at the corner. Then at the right hand on the top you have to write down CW, and then the name of the chapter. Again you have to draw the margin here also and this side also with the help of pencil and scale. And after every main heading you have to draw the margins, and after every answer also you have to draw the margin. Okay, so here I am going to end this video with this. Thank you so much.